नमस्कार दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। अगर कोई भी पुलिस अफसर आपके ऊपर कोई झूठा केस बनाता है, कोई भी पुलिस अफसर आपको धमकाता है कि मैं तुम पे झूठा केस डाल दूंगा, या धमका के आपके ऊपर चार्जशीट लगा दी, या धमका के चार्जशीट भी लगा दी, खुद से उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली और आपको कोर्ट तक ले गया है, तो आपके वहां पे क्या क्या राइट्स, आप कैसे बच सकते हो ऐसी चीज़ों से? क्योंकि अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा। पहले क्या होता था, कोई भी पुलिस वाला अगर आके धमकी देता था या फिर कोई केस में फंसा देता था, थाने बिठा देता था 2 दिन, भले उसने एफआईआर लिखी है नहीं लिखी है, तो वो कुछ लेन देन करके छूट जाता था। ऐसा जमाना आज भी कई जगहों पर ऐसे लोग हैं जो सेटलमेंट करते हैं। अगर आप कानूनी अधिकार की बात करो, एक पुलिस वाला एक सड़क पर चल रही ठेली के ऊपर से एक टमाटर भी उठा के नहीं खा सकता है, ये भी उसको कानूनी अधिकार नहीं है। बट वो ऐसे भी हमने केसेस देखे। अगर पुलिस वाले ने आपके ऊपर कोई भी झूठी केस लगा दिया तो उसके ऊपर क्या क्या कानूनी कार्रवाई होंगी, या फिर आप उस केस से बचोगे कैसे? तो पहले तो सबसे पहले ये समझेंगे कि वो आप पे क्यों लगाएगा। इसके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं ले लेता हूं। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पुलिस वाला है जो कि आपके पड़ोस में रहता है, आपकी उससे नहीं बनती है, कोई आपकी पार्किंग को लेकर या किसी पर्सनल रीजन के कारण आपसे अनबन हो गई, तो अब वो कुछ और तो कर नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? कुछ और तो कर नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर कोई ना कोई झूठा केस बना देगा। एक हो गया ये। दूसरा क्या हो गया कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, कोई पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा था, आपसे कोई नोकझोंक हुई, आपने उसको थोड़ा कानून समझा दिया और उसने बोला कि लो भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट धारा लगाऊंगा, इतनी नोकझोंक उस लेवल पे चलेगी। या फिर किसी पुलिस वाले के साथ आपने ऑलरेडी उसके ऊपर पहले केस किया था, कि कई बार होता है ना, नोकझोंक हो जाती है, थप्पड़ मार दिया तो आपने उसके ऊपर धारा लगा दी। कई बार क्या होता है कि आप कहीं जा रहे थे, नोकझोंक हो गई, नोकझोंक होने के बाद आपने उसके ऊपर 323 लगा दी, और हुआ क्या कि जब वो 323 से तो छूट गया, अब वो बंदा आपके पीछे पड़ गया कि चलो मैं लगाता हूं। तो इसके रास्ते ऐसे स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो केस झूठा है, ये आपको भी पता है। और आजकल जो जमाना है ना, वो डिजिटल जमाना है। पहले जैसा जमाना नहीं है कि साहब इससे वहां पे ये पकड़ा गया था, ये गाय चोरी कर रहा था, वो कर रहा था, फसल चुरा रहा था, कोई सबूत नहीं है। सबूत तो जो पुलिस वालों ने बोल दिया वही सबूत होते थे। बट अब वैसा जमाना नहीं है, अब डिजिटल जमाना है, हर चीज़ों की जांच होती है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि डिजिटल जमाना है। तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस जगह पे थे, आपका लोकेशन क्या थी, आपका फोन कहाँ था, बहुत सारी चीजें ट्रैक होती हैं। जगह जगह पे सीसीटीवी है। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर उस पुलिस वाले ने किसी भी एक कारण, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, आपके ऊपर कोई केस लगा दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप एसपी को एक चिट्ठी लिखेंगे। एसपी को बोलोगे कि ये इसने मेरे पे झूठा मुकदमा लगाया है, तो इस झूठे मुकदमे में ये मेरे को फंसाना चाहता है, तो मेरे को जो भी इसने मुकदमा लगाया है इसकी जांच ये बंदा नहीं करेगा। तो एसपी क्या करेगा कि उसको चेंज कर देगा। बट होता क्या है, कई बार जो उसके साथ वाला जांच करेगा, तो ये तो पुलिस तो सारी एक ही है, तो वो भी फंसा सकता है आपको, तो वहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने क्या करना है ना, मान लो कि फला दिन पे आप एक होटल में खाना खाने गए थे, या फिर किसी मूवी थिएटर में गए थे, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे गए थे, पासपोर्ट ऑफिस गए थे अपना वो करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ पे कोई सत्संग की आपने टिकट ले रखी थी ऑफिशियल, वहाँ भी सीसीटीवी है, अंडर सीसीटीवी थे, आपका मोबाइल बहुत दूर लोकेशन पे था, और आपने वो प्रूफ लिया, उसकी एक कॉपी एसपी को पोस्ट से भेजनी है आपने, सरकारी पोस्ट से बोलना है कि ये प्रूफ है, मैं था नहीं और ये ऐसा ऐसा है। अब एसपी के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि जो भी पुलिस वाला उसकी जांच कर रहा है, भले वो कर रहा है जिसने आपको केस में फंसाया है, या उसका ही कोई साथी कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई बाहर से सीबीआई जांच बैठेगी, करेगा तो कोई पुलिस वाला ही। तो अब वो उस बंदे को कहेगा कि भाई ध्यान से सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करो, क्योंकि अगर यहाँ गलती करी तो अब बात एसपी के ऊपर आ रही है, क्योंकि आपके ऊपर झूठा केस है, तो आप रुकने वाले तो हो नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि आपको 3 साल की सजा दिलाई जा रही है और आप एक्सेप्ट करके बैठे हो। मैं बता रहा हूँ कि वो जमाना नहीं है। पहले वो जमाना था कि जब कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था, बट अब जमाना तो बदल गया है, तो आप तो नहीं बैठोगे। तो इसलिए एसपी को भी अब डर है। दूसरा क्या होता है कि किसी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या डर होता है? सबसे पहले उसको डर होता है अपनी जॉब जाने का। जैसे ही पुलिस वाले पे या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कोई भी मुकदमा लगेगा, किसी भी तरह का मुकदमा लगेगा, तो सबसे पहले उसके साथ क्या होगा? उसका इमेज खराब हो जाएगा। इमेज खराब होने से क्या होगा? उसका प्रमोशन रुक जाएगा। प्रमोशन भी रुक सकता है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, और टर्मिनेशन भी हो सकता है, और सजा भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों से डरते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि पुलिस वाले आपको बस इसलिए डराते हैं कि आपका डर खत्म ना हो जाए। जैसे ही आपका डर खत्म हुआ तो समझ लो कि उनका काम खत्म हो गया, तो वो अपना सिस्टम चला रहे हैं यहाँ पे। तो बात है यहाँ पे उनका सिस्टम चलाने की। तो अब आते हैं हम वापस। तो आपने एसपी को चिट्ठी डाल दी, अब एसपी की जिम्मेदारी बन गई है। अब मान लेते हैं कि एसपी ने वो चिट्ठी अवॉइड कर दी, या फिर वो एसपी के साथ ही आपका कुछ था, तो आपके पास मैजिस्ट्रेट के पास भी ऑप्शन था वही वाली चिट्ठी भेजने का। एक बार मान लेते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने भी सेम किया, इग्नोर कर दिया, नहीं ध्यान दिया, मैजिस्ट्रेट थे नहीं वहाँ पे, वो जाँच में आप पे केस पाया गया, आपको ले गए अदालत में। अब जी अदालत हमेशा एक ही बात कहती है कि कानून होता है अंधा, मुझे दो सबूत। और जो हमारे माननीय जज साहब होते हैं ना, वो बहुत क्लियर होते हैं सबूतों को लेकर, और उनके सामने भी पुलिस की इमेज बहुत क्लियर है। अगर आप कोर्ट के लाइव हियरिंग सुनते हैं तो आप देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वालों ने कुछ एक दलील दी और माननीय जज साहब ने कह दिया हाँ नहीं ठीक है, तुम सही कह रहे हो सही कह रहे हो। जज साहब उस बाल की खाल निकालते हैं जब तक कि उनके दिल को तसल्ली ना हो जाए। और बाल की खाल निकालने का मतलब है सबूतों से निकालते हैं, सवाल पूछ पूछ के। जब उनको एकदम तसल्ली हो जाती है कि ये पुलिस वाला ठीक बोल रहा होगा, या ये पुलिस का जो सरकारी वकील है ठीक बोल रहा होगा, ठीक है मैंने अपनी तरफ से पूरा कर लिया, तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। तो वो सबसे पहले
आपके जो आपका बेसिक राइट है जीवन जीने का, आपकी स्वतंत्रता का राइट है, जज साहब पहले उसी के लिए करेंगे, तभी हमें जमानत का अधिकार मिला है। सोचिए कि कोई बंदा सजा करता है, उसको जमानत क्यों मिलती है जब तक केस चल रहा होता है? तो जमानत उसको उसी लिए ही मिलती है क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है कि साहब मेरे पे केस चल रहा है, मैं यही हूँ, मुझे जमानत दीजिए। सिर्फ कुछ केसेस में जमानत नहीं मिलती है, जैसे रेप केस हो गया, जैसे मर्डर केस हो गया, या कुछ यूएपीए के एक्ट हो गए, कुछ केसेस हैं जिनमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। अदरवाइज 7 साल की सजा से नीचे के जितने भी हैं उनमें सब में जमानत मिल जाती है। तो अब वापस आते हैं हम, अब वो जज साहब के सामने ले गया, तो अब आपने जो सबूत आपके पास थे आपने वो जज साहब के सामने पेश करने हैं। अब कहानी शुरू होती है अगली। आपने वो सबूत पेश कर दिए क्योंकि आप सही थे। किसी को गलत ठहराने के लिए, झूठा साबित करने के लिए उसको झूठे गवाह, झूठे सबूत, झूठे डॉक्यूमेंट्स, कितना कुछ बनाना पड़ेगा। कुछ तो कहीं ना कहीं तो गलती रह ही जाएगी। जैसे अपराधी कोई ना कोई छोड़ देता है सबूत, तो ऐसे पुलिस वाला भी एक अपराधी है तो वो भी सबूत छोड़ देगा। अब उस पर कितनी धाराएं लग सकती हैं, अब आते हैं इस पे। सबसे पहले है जी धारा 167, गलत दस्तावेज बनाएगा अगर वो, तो 3 साल की उसको सजा होगी। फिर आती है धारा 211, झूठे आरोप अगर वो लगाता है तो उसको 2 से 7 साल की सजा हो सकती है। अब आते हैं जी धारा 218, अगर वो सबूत छुपाता है या फिर गलत जानकारी दे रहा है, क्योंकि उसने तो गलत जानकारी दी आपको, तो फिर उसके ऊपर लगेगा धारा 211। फिर आते हैं धारा 218, उसके बाद आते हैं जी 193, अगर मान लो कि वो खुद से गवाही देता है कि साहब इसने जुल्म मेरे सामने ही किया है और आपने साबित कर दिया मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो कोलकाता में था उस समय, या किसी फलाने देश में था या फलाने शहर में था, तो फंस गया, वो तो झूठी गवाही दी है। या फिर उसने किसी से झूठी गवाही दिलवाई है, वो भी साथ में पिल जाएगा जी। अब आते हैं धारा 120B, आपराधिक साजिश करी है उस बंदे ने, उस पुलिस वाले ने आपके अगेंस्ट में एक आपराधिक साजिश करी है कि जी ये बंदा, मैं इसको झूठा फंसा रहा हूँ, इसके अगेंस्ट भी उस पर एक मुकदमा चलेगा। ये तो सिर्फ मुकदमे थे। अब आते हैं, आप पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, धारा 500, मानहानि। मानहानि में 2 चीज़ें होती हैं, पहला उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, दूसरा उसको मानहानि का जुर्माना भी लगेगा। साहब मेरी मानहानि हुई है, मैं 5-10 दिन तक यहाँ वहाँ भटका हूँ, मेरा बिजनेस का भी लॉस हुआ है। आप जो आपके वकील में जितनी पावर होगी, जो भी आपने एक अच्छा वकील किया हुआ है, तो वो आपके वकील जितनी चीज़ें वहाँ पे जज साहब को मना पाएगा कि साहब ये हुआ, और जज साहब अगर अग्री कर गए तो वो सारी चीज़ें आपको मानहानि के रूप में मिलेंगी। वो आपको 2 तरीके से मिल सकती हैं, पहला वो स्टेट को देनी पड़ेगी क्योंकि वो उनका एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दूसरा उस पर्सन को भी जुर्माना हो सकता है कि ये तुम पर्सनली पे करोगे। धारा 219 लगेगी अगर वो गलत आदेश देता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला था कि एसपी भी उसमें इन्वॉल्व था, उसने नहीं किया, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे ना एसपी के ही साइन होके आते हैं, भले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसएचओ हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, बट एसपी के आते हैं, तो एसपी भी उसमें आ जाएगा, तो जी वो गलत आदेश के उसमें फंस जाएगा। अगर वो बंदा आपको उठा कर ले गया था, हमने याद है स्टार्टिंग में बात करी थी कि केस लगाने, एक तो था कि केस अभी लगाने की धमकी दे रहा है तो फिर उस पर कुछ लगेंगी। अगर वो केस बना दिया, उसने एफआईआर कर दी थी, तो उसमें से कुछ लग जाएंगी। बट अगर उसने आपको केस बना दिया, मान लीजिए कि किसी के मर्डर का केस बना दिया और अवैध हिरासत में भी रख लिया, तो जी 7 साल की सज़ा हो जाएगी। अगर उस बंदे ने आपको धमकी दी थी, केस इसलिए बनाया था कि भाई मुझे 10 लाख रुपए दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मुझे एक फलाना अमाउंट दो, या मुझे अपना एक प्लॉट दो, कुछ भी, आपको पता ही है ये पुलिस वाले हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, तो फिर वहाँ पे उसको 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी। तो अगर उस बंदे ने आपको पैसों की ही मांग की, क्योंकि ये भी एक तरह डकैती ही मानी जाएगी, तो इसमें धारा 390 भी उस पर इम्पोज हो सकती है। ये जितनी भी धाराएं हैं, ये माननीय जज साहब और आपके वकील दोनों जब एक बहस होगी उसमें अग्री करेंगे, तो वो सारी धाराओं में से जो धाराएं माननीय जज साहब कहेंगे वो धाराएं लगेंगी। बट आप ये समझो कि वो बंदा बच नहीं सकता है, किसी भी केस में उसके पास चांस नहीं है बचने का। अगर वो बंदे ने आपके साथ गलत किया है तो वो बचेगा ही, वो फंसेगा ही फंसेगा। अब चलो मान लो जी उसके ऊपर अगर नॉर्मल केस था, सिर्फ उसका केस हुआ, उसको सज़ा मिल गई, तो अब उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की बात आ जाती है कि 3 साल की सज़ा थी वो तो ठीक है, विभागीय जांच बिठा दी जाएगी, यानी कि उसका डिपार्टमेंट बिठाएगा, यार ये तू कब से कर रहा है, ये कितने लोगों को तू ऐसे पैसे वसूल चुका है, ऐसे धमकी देके गलत केसों में फंसा चुका है। सस्पेंशन हो जाएगा और डिसमिसल भी हो जाएगा। और जो मैंने पुराने केसेस बताए हैं ना, अगर वो केस की सेवेरिटी जितनी हाई होगी, जितना ज़्यादा वो क्रिमिनल केस होगा, मान लो कि उस बंदे ने आपसे कोई प्लॉट ही मांग लिया कि मुझे तो 50 लाख का प्लॉट दो या 10 लाख का प्लॉट दो, मतलब आपकी संपत्ति अगर आपके पास 20-25 लाख की, उसने 10 लाख मांग दिया आपसे या भले 1 लाख मांग दिया, वो माननीय जज साहब डिसाइड करेंगे कानून के हिसाब से कि कितना परसेंट मांगा या फिर कितना वैल्यू, या आपको वो कितना मैटर करता है। करने को तो 25 पैसे का भी फ्रॉड नहीं कर सकता, वो नहीं मांग सकता, तो वहाँ पे उसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसके अगेंस्ट में अनुशासनिक कार्रवाई होगी। अनुशासनिक कार्रवाई में तो अगर नौकरी चलेगी तो फिर बचेगा क्या। इसके अलावा आपके कुछ और राइट्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, मानसिक, सामाजिक और
आर्थिक क्षति के लिए आप मुआवजा मांग सकते हैं। मुआवजा आपका मानहानि के उसमें भी कवर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो मैंने आपको बताया था, जैसे महिला विकास बाल विकास आयोग होता है, ऐसे एक ये भी आयोग है। आप वहाँ पे भी शिकायत करोगे, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे केस लड़ने के लिए, आपको ये मुआवजा वगैरह दिलवाने के लिए। बट अगर आप अदालत चले गए तो फिर तो आप भूल जाओ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अदालत सारी चीज़ें वहीं से ही करवाएगी। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी सरकारी विभाग का व्यक्ति आपको इस तरह की कोई भी धमकी देता है तो आप उसको कानून समझा दीजिए। मैं हर बार अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि आपको अगर कानून का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, आपको धाराएं नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप उनको बता दीजिए कि साहब ये हो सकता है, मेरे को इतना पता है कि सर अगर आप मेरे को ऐसे फंसाओगे तो आप पे कुछ ना कुछ सजा तो हो सकती है, या आपके ऊपर भी है सर, आपकी भी नौकरी जा सकती है। आप अपनी आवाज़ ऊंची मत कीजिए, आप डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, धमकी भरी आवाज़ में मत बोलिए। ये मैं आपको हमेशा बोलूँगा। कई बार क्या होता है कि कानून पता होता है और हम ही चढ़ जाते हैं, हम ही भिड़ जाते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आ बैल मुझे मार करो, पर अगर ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आ ही गई है तो आप अपना धैर्य रखते हुए सामने वाले बंदे को समझा दीजिए कानून। और मैं गारंटी देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो, कि अगर आपने कानून समझाया प्यार से तो आप देख लीजिएगा कि उसका 50% गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा। उसके वर्ड्स बदल जाएंगे आपके प्रति, उसका बोलने का तरीका बदल जाएगा आपके प्रति। तो ये है कानून की पावर, कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को पता होना चाहिए इस कानून के बारे में, या जिन लोगों का ऐसा कभी केस चल रहा है तो आप उन सबको बताइए। ये जानकारी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।